हेलो दोस्तों, आपका माई एम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है यहाँ पर जो है 2D 3D के सभी महत्वपूर्ण सूत्र देखने के लिए। तो यह वीडियो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। आपको यहाँ पर जो है 2D और 3D यानी कि क्षेत्रफल आयतन से बनने वाले सभी क्वेश्चनों के फॉर्मूले सूत्र आपको एक ही इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और सभी सूत्र आपको यहाँ पर जो है याद कराए जाएंगे चित्र के माध्यम से। तो आप यह वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 2D 3D के सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में एक साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यह वीडियो को आपको यहाँ पर जो है अंत तक देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको एग्जाम संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आती रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास हम देखने वाले हैं 2D और 3D के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। 2D में हम देखेंगे यहाँ पर जो है लंबाई और चौड़ाई से बनने वाले सूत्र। और 3D में हम देखेंगे लंबाई गुना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से बनने वाले सभी सूत्र। तो यह वीडियो आपको देखनी है कंप्लीट। वीडियो को लाइक कर देना है। बढ़ते हैं आगे। हमारे पास जो है बिना टाइम गंवाए यहाँ पर जो है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर जानते हैं। सब हमारे पास जो सूत्र हो सकते हैं सभी को हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो 3D में हम यहाँ पर जो है कौन-कौन से सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो 3D में हम पढ़ेंगे त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज। और हमारे पास यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। फिर हम पढ़ेंगे हमारे पास यहाँ पर चतुर्भुज, जिसमें हम पढ़ेंगे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज और वृत्त और अष्टभुज और बहुभुज। ये हम पढ़ेंगे 3D में। यहाँ पर जो है इनकी थोड़ी 2D में हमारे पास ये सब आएँगे। इनके हम परिभाषा जानेंगे। चित्र से आपको सभी फ़ॉर्मूले याद कराए जाएँगे इसी क्लास में। फिर हम पढ़ेंगे 3D से बनने वाले सभी सूत्र, जिसमें पढ़ेंगे घन के सूत्र, घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु, गोला, अर्धगोला, छेदक, प्रिज्म, पिरामिड, खोखला गोला, खोखला बेलन। सभी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है फ़ॉर्मूले चित्र के माध्यम से समझाए जाएँगे, जिससे कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और समझते हुए अपने सारे फॉर्मूले कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं और उन्हें समय समय पर याद करते रहना है। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे लो, वहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिल ही जाते हैं। बस फॉर्मूले याद हो, क्वेश्चन एग्जाम में हो जाता है। तो वे फॉर्मूले सभी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 2D से। तो 2D में हम यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होगा, हमारे पास ऐसी एक आकृति जिसमें हमारे पास जो है ऐसी आकृति और ऐसी बंद आकृति जिसमें हमारे पास जो है 3 सीधी लाइन होगी। तो 3 सीधी लाइन से या 3 सीधी रेखाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी। और त्रिभुज हमारे पास है 5 प्रकार के, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी के यहाँ पर फॉर्मूले जानते हैं यहाँ पर आगे। तो सबसे पहले हमारे पास रहने वाला है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो है हम सभी फॉर्मूले यहाँ पर समझते हैं कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक कोण मिलेगा 90। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास त्रिभुज का एक कोण होगा 90, ये पहचान है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है इसका क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई, सॉरी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमारे पास हो जाएगा ये वाला, इसे बोलते हैं हम आधार। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे आधार। और ये हमारे पास हो जाएगा पी, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई। तो पी हमारे पास हो जाएगा ऊंचाई और एच हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्या, हमारे पास कर्ण, जिसको बोल देते हैं एच फॉर हाइपोटेनस यानी कर्ण, पी फॉर परपेंडिकुलर हाइट, बी फॉर बेस आधार। तो आधार गुना ऊंचाई या फिर बेस इंटू हाइट हमारे पास हो जाएगा क्षेत्रफल। सभी हमारे पास भुजाओं को जोड़ देंगे, हमारे पास भुजा दी है, सभी भुजा को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर परिमाप पी प्लस एच प्लस हमारे पास बी, या फिर कर्ण प्लस आधार प्लस ऊंचाई, ये हमारे पास हो जाएगा परिमाप। फिर आपको ध्यान रखना है पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के हमारे पास यहाँ पर बेस का स्क्वायर, या फिर हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारे पास है अंत्यवृत्त की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस। जो हमारे पास ये त्रिभुज है, इसके अंदर जो हमारे पास एक सर्किल बनेगा इसे बोलते हैं अंत्यवृत्त। और इसकी जो हमारे पास त्रिज्या होगी इसे बोलते हैं अंत्यवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस, जो होगी स्मॉल आर। तो आपको उसको फॉर्मूला याद कर लेना है। ये हमारे पास होगा हमारे पास परपेंडिकुलर
प्लस के हमारे पास बेस माइनस के हाइपोटेनस, यानी कि हमारे पास समकोण त्रिभुज की ऊंचाई प्लस के आधार माइनस कर देंगे हमारे पास समकोण त्रिभुज का कर्ण और बटे 2 से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा अंत्यवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस। उसके बाद है परिवृत्त की त्रिज्या। हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज को हमारे पास तीनों कोणों को व्रत के रूप में हमारे पास यहाँ पर बनेगा, एक व्रत बनेगा त्रिभुज की, हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोने से लेकर जो व्रत बनेगा और जो उसकी त्रिज्या होगी वो हमारे पास होगी परिवृत्त की त्रिज्या सर्कम रेडियस। और इसकी जो हमारे पास लंबाई होगी, ये लंबाई पूरी लंबाई यहाँ तक की है, ये लंबाई पूरी, तो इसी के हमें आधा कर देना है। और ये पूरी लंबाई हमारे पास है हाइपोटेनस हमारे पास एच है, तो एच का आधा कर देंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको समझ के याद कर लेना है ये सभी फॉर्मूले समकोण त्रिभुज के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं हमारे पास स्केलर ट्राइंगल। तो ये हमारे पास कैसा त्रिभुज होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, तीनों भुजाएं होगी अलग अलग। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है वो हमारे पास कहलाता है स्केलर ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास आगे है इसका परिमाप। तो परिमाप होता है इसका 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, और 2 से भाग कर देंगे तो s बराबर आएगा अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जो बटे 2 अर्ध परिमाप हो जाएगा। और ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का विषमबाहु त्रिभुज के लिए। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आसान है याद करना, इस प्रकार से आपको याद कर लेंगे। ये इसका अंडर रूट यहाँ पर निकालना होगा गुना करने के बाद। तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला किसका, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पर भी एक इस त्रिभुज के अंदर जो हमारे पास एक सर्किल बनेगा उसे वो हमारे पास रहेगा इन सर्किल। और जो हमारे पास इसकी जो रेडियस होगी इन रेडियस, ये हमारे पास निकलेगी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में अर्ध परिमाप, जो हमारे पास निकल कर आएगा ये ए प्लस बी बटे सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 अर्ध परिमाप से भाग कर देनी है, अंत्य वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोनों को टच कर कर बनने वाला वृत्त हमारे पास कहलाएगा सरकम सर्किल। और इसकी जो हमारे पास रेडियस होगी ये होगी सरकम रेडियस। इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तीनों भुजा जो हमारे पास है ए बी और सी, तीनों ही गुना करके 4 गुना क्षेत्रफल से भाग कर देना है, तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगी सरकम रेडियस विषमबाहु त्रिभुज की। तो ये सब आपको फॉर्मूले नोट करने हैं, याद करने हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान आप कैसे करेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो होगी समान, दो भुजाएं तो होगी समान और एक होगी अलग, तो ऐसा हमारे पास त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका जो हमारे पास परिमाप निकलेगा, तीनों बाउंड्री को यहाँ पर प्लस कर लेंगे, जो तीनों बाउंड्री है इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी याद कर लेंगे। ये हो जाएगा इसका हमारे पास परिमाप। और अर्ध परिमाप की बात करें तो यहाँ पर निकलेगा ऐसे बराबर 2a प्लस के बी और बटे में 2, ये हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। उसके बाद यहाँ पर है ऊंचाई। तो ऊंचाई याद कर लेंगे 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस के बी। और इसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इस हमारे पास यहाँ पर रेडियस कैसे निकलेगी। अगर जो हम यहाँ पे एक लंब डाल देंगे, यहाँ पे एक लंब डाल देंगे 90 डिग्री, तो ये हमारे पास b/2 और ये हमारे पास हो जाएगा b/2। तो मुझे यहाँ पे हाइट निकालनी है, तो यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर प्लस ये आधार का स्क्वायर बराबर हमारे पास आधार का स्क्वायर यानी b/2 का स्क्वायर। और इसकी हाइट निकालनी है, यहाँ लिख दें हाइट का स्क्वायर। तो हाइट का मान कैसे निकलेगा, a का स्क्वायर a² आएगा, b का स्क्वायर b², नीचे 2 का स्क्वायर 4², फिर यहाँ पे प्लस के हाइट का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे हाइट जो हमारे पास निकल कर आएगी, हाइट का स्क्वायर बराबर a माइनस, ये हमारे पास प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा b² माइनस के 4। इस प्रकार से हाइट का स्क्वायर बराबर निकल कर आएगा। एलसीएम लेने पर यहाँ पर 4 एकम 4 a² फिर माइनस के b²/4, और फिर यहाँ पे स्क्वायर से रूट भेज देंगे, तो यहाँ पर h बराबर आएगा अंडर रूट 4a² माइनस के b²/4, और नीचे 4 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हाइट निकल कर आएगी 2 अंडर रूट 4a² माइनस के b², और जो आपके सामने है, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी। तो हाइट आपको ऐसे याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 तो लेना ही है। उसके बाद 1/2 लेना ही है, आधार हमारे पास है b और ऊंचाई हमारे पास ये भी, इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। उसके बाद
हमारे पास नेक्स्ट है अंत्यवृत्त की त्रिज्या। तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या कैसे याद रखेंगे? स्मॉल आर जो हमारे पास इस वृत्त के अंदर सर्किल बनेगा, तो उसकी त्रिज्या हमारे पास स्मॉल आर होगी। ये हमारे पास निकलेगी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर निकल कर आएगा, उसमें भाग कर देंगे अर्ध परिमाप से, तो यहाँ पर निकल जाएगी अर्धवृत्त की त्रिज्या। उसके बाद है परिवृत्त की त्रिज्या, हमें यहाँ पे ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तीनों भुजाओं की गुणा कर देंगे, तीनों भुजाओं की गुणा कर देंगे और फिर 4 गुना क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, ये हो जाएगी इसकी परिवृत्त की त्रिज्या। तो ये सब फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं। और फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये सब आपको याद नहीं करना, बस मैंने आपको यहाँ पर जस्ट समझने के लिए यहाँ पर ये बताया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इम्पोर्टेंट त्रिभुज है, जो हमारे पास रहेगा आपके सामने समबाहु त्रिभुज, जिसको बोल देते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल हमारे पास क्या रहेगा? समकोण समबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमारे पास क्या होगी? समान होगी, तीनों भुजाएं क्या होगी? समान होगी। ऐसे त्रिभुज को बोल देंगे समबाहु त्रिभुज। और इसका जो परिमाप होगा, तीनों भुजाओं को प्लस कर लेंगे तो 3a इसका हो जाएगा परिमाप। बात करें इसकी हाइट की, तो हाइट इसकी कैसे निकलेगी? ये वाली हाइट, ये हाइट हमारे पास हो जाएगी इसकी। तो ये हाइट कैसे निकलेगी? तो यहाँ पर डाल देंगे लंब, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a/2, यह हाइट इधर की और इधर की लंबाई हमारे पास हो जाएगी, जो इसका इधर का आधार है a/2। अब मुझे हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाइट का स्क्वायर करेंगे और कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे, इसका स्क्वायर करके घटा देंगे। फिर यहाँ पे लेंगे LCM 4, फिर 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 4a² माइनस के a², यहाँ बचता है 3a² बटे 4। तो हमारे पास हाइट आ जाएगी √3a²/4, यानी कि हमारे पास √3 a² रूट से बाहर आ जाएगा और 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये इसकी हो जाएगी हाइट। तो हाइट आपको यहाँ पर जो है याद कर लेनी है, √3/2 और गुना भुजा, जो भी हमारे पास जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा दी जाएगी उससे गुना कर देंगे √3/2 में। और इसमें हम यहाँ पे फिर देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, आधार a है और गुना हाइट हमारे पास है √3/2a। तो नीचे 2 दूनी 4 और a भुजा का स्क्वायर और √3, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद यहाँ पर है अंत्यवृत्त की त्रिज्या, ये आप याद करेंगे हमारे पास a/√2 और a/2 √3, यानी कि भुजा बटे 2√3 याद कर लेंगे। उसके बाद है परिवृत्त की त्रिज्या, जो हमारे पास इसके बाहर तीनों भुजा को टच करते हुए परिवृत्त बनेगा, उसकी त्रिज्या होगी a/√3। और आपको ध्यान रखना है स्मॉल आर को कैपिटल आर से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है बड़े वृत्त की जो हमारे पास यहाँ पर है परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या अंत्यवृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और परिवृत्त की त्रिज्या और हमारे पास अंत्यवृत्त की त्रिज्या जो हमारे पास होगी समबाहु त्रिभुज की, उनमें अनुपात 2:1 होता है, या फिर अंत्यवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, इन दोनों में अनुपात समबाहु त्रिभुज के लिए 1:2 होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, ये आप यहाँ पे याद और नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज। तो हमारे पास यहाँ पर है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमारे पास ए और ए समान है। इसके तीनों कोनों से अलग अलग भुजाओं पर यहाँ पर जो ये लंब डाले गए हैं और इनके लंब की लंबाई ABC यहाँ पर आपके सामने दी गई है। इस लंब की लंबाई ये, इस लंब की लंबाई ये और इस लंब की लंबाई ये यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमें इसकी भुजा निकालनी हो तो हम यहाँ पर 2/√3 से गुना कर देंगे इन हमारे पास जो डाले गए लंब की लंबाई है इनके योगफल से। तो हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा इस समबाहु त्रिभुज की भुजा। ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज तो ये होगा जिसमें एक कोण 90 है, वो हमारे पास होगा समकोण त्रिभुज। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हो जाए तो उसको हम बोल देंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर ए और ए दो भुजा समान है, समकोण त्रिभुज भी है, इसलिए हमारे पास ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसकी जो कर्ण होगा, तो कर्ण हमारे पास आएगा √a, यानी कि √ गुना समान भुजा जो हमारे पास दी गई है ए, ये होगा इसका कर्ण। परिमाप यहाँ पे याद कर लेंगे, तीनों भुजाओं को प्लस कर लेंगे, b का मान √2a है। यहाँ पर रखने के बाद आपको ये फॉर्मूले यहाँ से याद कर लेना है, ये हो जाएगा इसका परिमाप।
1/2 आधार और गुना ऊंचाई, इसको हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 ए स्क्वायर। फिर याद कर लेना है अंत्यवृत्त की त्रिज्या, जिसके अंतर्वृत्त बनेगा इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको याद करना है स्मॉल r बराबर ए 2 - √2/2। और उसके साथ साथ याद करना है परिवृत्त की त्रिज्या, जो हमारे पे ये वाली त्रिज्या होगी, और जिसमें यहाँ पर हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर याद कर लेंगे, यहाँ पर आएगा a/√2, यानी कि जब हम यहाँ पे √2/a में 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो हमारे पास नीचे बचेगा √2। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या a/√2। ये सब आपको यहाँ पे याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। तो आपके सामने ये थे सभी 5 हमारे पास प्रकार के जो त्रिभुज है उनके फॉर्मूले। ये आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। एग्जाम से पहले पहले इनको आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार से याद करके जाते हैं, तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम को ले जाता है। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन हो जाएगा, जो हमारे पास इन यहाँ पर जो है 2D और 3D से पूछा जाता है। तो आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे आगे आयत। तो आयत होता है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी 4 भुजाओं से बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो वो हमारे पास कहलाएगा आयत। और जब ये यहाँ पर निकालना इसका आयतन, सॉरी इसका निकलेगा क्षेत्रफल। जो हमारे पास निकालना उसका क्षेत्रफल, ये सब हमारे पास इसके अंदर जो भी है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई कर लेंगे। और परिमाप निकालने के लिए जो चारों भुजाएं हैं एल बी इनको प्लस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2l + b, हमारे पास इसका परिमाप। परिमाप के बाद आपको यहाँ पे याद करना है इसका विकर्ण। तो विकर्ण होगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, या फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये होगा इसका विकर्ण डायगोनल डी। तो ये आपको यहाँ पे याद कर लेना है √b² प्लस के l² प्लस के b², ये आपको हो जाएगा विकर्ण डायगोनल डी। उसके बाद है व्रत के, जो हमारे पास ये हमारे पास आयत है, इसके अंदर बनने वाला अंत्यवृत्त जो हमारे पास होगा, इसकी त्रिज्या हमारे पास होगी r बराबर इस हमारे पास जो है आयत की चौड़ाई का आधा। तो चौड़ाई का आधा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर जो है इसके इस आयत के अंदर बनने वाले अंत्यवृत्त की त्रिज्या। तो b4 हमारे पास चौड़ाई है, ये बात भी ध्यान रख लेंगे, b4 है चौड़ाई, और यहाँ पर l4 है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। और चौड़ाई का आधा करके अंत्यवृत्त की त्रिज्या यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई इसकी चौड़ाई होगी, और इस पूरे का आधा कर देंगे तो फिर यहाँ पर रेडियस यहाँ पे आर निकल कर आ जाएगी। ऐसे इसको आप यहाँ पे याद कर लेंगे। आगे हमारे पास है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आयत से ही बनते हैं, रास्ते संबंधी प्रश्न, ठीक है नहीं। तो रास्ते संबंधी प्रश्नों के लिए क्या सूत्र हमारे पास रहेगा वो यहाँ पर सीखते हैं। मान लो हमारे पास ये एक रास्ता है जिसकी लंबाई l है, और यहाँ पर नहीं, एक हमारे पास यहाँ पे स्थान है जहाँ पर लंबाई l है, चौड़ाई ये है। इसके लंबाई के अनुदिश यहाँ पर जो है एक रास्ता है, लंबाई के अनुदिश हमारे पास एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई हमारे पास यहाँ पर है x। तो मुझे यहाँ पर निकालना हो रास्ते का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, और शेष भाग का निकालना क्षेत्रफल, तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई करके रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला यहाँ पर जो है कर लेंगे। उसके बाद यदि हमारे पास रास्ता चौड़ाई के अनुदिश हो, तो फिर यहाँ पर निकलेगा रास्ते का क्षेत्रफल चौड़ाई गुना हमारे पास रास्ते की चौड़ाई, और फिर यहाँ निकालना हो शेष भाग का क्षेत्रफल, तो टोटल एरिया l गुना b, पूरे एरिया में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे जो हमारे पास bx है। तो ये हमारे पास यहाँ पर b कॉमन लेने के बाद b गुना l - x ये आ जाएगा, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का हमारे पास जो है क्षेत्रफल ये वाला। इस प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और भी क्वेश्चन है रास्ते संबंधित, तो वे भी यहाँ पर देख लेते हैं उनके फॉर्मूले क्या रहेंगे। तो एक हमारे पास है ये वाला, अगर जो रास्ता हमारे पास दो प्रकार से ऐसे हो, रास्ता दो प्रकार से ऐसे हो, तो फिर आपको यहाँ पर जो है याद कर लेना है रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहले तो हमारे पास लंबाई के अनुदिश फिर चौड़ाई के अनुदिश क्षेत्रफल ये आ जाएंगे, और इसमें से हमारे पास ये जो बॉक्स है ये 2 बार रिपीट हो गया। यहाँ पर जो है रास्ते की चौड़ाई का स्क्वायर करके, या फिर रास्ते की चौड़ाई जो हमारे पास है उसका स्क्वायर करके ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, फिर निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। हमारे पास जिस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रास्ता दिया हो लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के अनुदिश, और रास्ते की चौड़ाई भी दी हो, इस प्रकार से करके अपना आंसर आ जाएगा। इसको इसको आप कैसे याद कर लेना है, एक्स यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो रास्ते की चौड़ाई गुना लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के चौड़ाई करके गुना करके अपना आंसर आ जाएगा रास्ते की चौड़ाई। और निकालना शेष भाग का हमारे पास क्षेत्रफल, तो पूरे क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई में से जो हमारे पास जो ये क्षेत्रफल निकल कर आएगा उसको हमने ए मान लिया, ए घटा देंगे, तो घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा शेष भाग का
क्षेत्रफल। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यदि हमारे पास रास्ता इस प्रकार से हो, हमारे पास किसी भी हमारे पास क्षेत्र के बाहर कोई रास्ता दिया है, तो उसका जो हमारे पास रास्ते का निकलेगा क्षेत्रफल, ये हमारे पास निकलेगा 2 गुना रास्ते की चौड़ाई और फिर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के हमारे पास यहाँ पर जो है 2 गुना हमारे पास यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई। इसको आपको ऐसे याद कर लेना है। मान लो हमारे पास यहाँ पर चौड़ाई यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी l प्लस के 2x और चौड़ाई यहाँ भी हमारे पास x है, यहाँ भी x है, तो इसकी चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर l प्लस सॉरी b प्लस के 2x। और इसमें से हम यहाँ पे अंदर का जो एरिया है ये घटा देंगे, जो हमारे पास है एल बी, एल गुना बी, ये घटा देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार देख भी लो, एल की गुना बी में करेंगे तो एल बी आएगा, फिर यहाँ पे एल गुना 2x करेंगे तो 2xl आएगा, फिर 2x गुना बी में करेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा 2x बी आएगा, फिर 2x गुना 4x में करें 2x में करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा और फिर माइनस के एल बी, एल बी तो एल बी कट जाएगा। यहाँ पे हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा l प्लस बी प्लस के 2x। इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बना बनाया फॉर्मूला है, इतना सब कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे याद कर लेंगे। उसी प्रकार से रास्ता हमारे पास अंदर हो, ये हमारे पास एरिया है ये वाला, ये एक एरिया है ये वाला, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये एक रास्ता है ये वाला, तो एरिया अंदर हो मैदान के, तो हमारे पास यहाँ पर रास्ते का जो हमारे पास है इसका क्षेत्रफल हमारे पास निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या करना होगा, बस -2x कर देंगे, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर 2x आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। रास्ते संबंधी क्वेश्चन ये आपके हो जाएंगे एग्जाम में आया तो ये सब आपको फॉर्मूले यहाँ पे याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर तो आपको फॉर्मूले मिलेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आपको जो है इन फॉर्मूले से बनने वाले सभी क्वेश्चन भी करा देंगे। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आगे हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारे पास ऐसी आकृति होगी जिसकी चारों भुजाएं समान होगी, यानी कि 4 सीधी भुजाओं से ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वो हमारे पास कहलाएगा वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो वर्ग की जो हमारे पास परिमाप होगा, चारों भुजाओं को प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद आएगा हमारे पास 4 गुना ए, तो यानी कि 4a हो जाएगा परिमाप हमारे पास वर्ग का, और क्षेत्रफल हो जाएगा इसका हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। और विकर्ण की लंबाई हमारे पास ये होगी, इसकी ये वाली विकर्ण की लंबाई ये हमारे पास निकलेगी अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, और करने के बाद आएगी 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ √2, तो ये हो जाएगी विकर्ण की लंबाई √2a, √2a याद कर लेना है, विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर इसको आप यहाँ पे याद कर लेंगे। और फिर आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, अगर जो हम विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो रूट यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे a आएगा, और फिर इसमें 2 से भाग कर देंगे 2 कट जाएगा, इस प्रकार से ये आ जाएगा क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पे याद कर लेना है, हमारे पास वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 याद कर लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, जो हमारे पास 2 वर्ग दिए गए हैं, इनका हमारे पास इनके परिमापों में अनुपात ये है, तो भुजाओं में अनुपात भी यही होगा। और 2 वर्ग दिए गए हैं, उनके परिमापों में अनुपात ये है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा इनका स्क्वायर में अनुपात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रखेंगे, यदि हमारे पास 2 वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात दिया गया है ये, तो उनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, तो उनकी भुजाओं में अनुपात होगा अंडर रूट करके जो वैल्यू आएगी। और हमारे पास इसी वैल्यू से निकालना हो, परिमाप में अनुपात क्या होगा तब भी ऐसे निकालना है, और भुजाओं में अनुपात निकालना हो तब तो फिर भी ऐसे ही निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास यदि हमारे पास एक कमरा है जो हमारे पास है आयताकार, तो आयताकार कमरा है या फिर आयताकार हमारे पास यहाँ पर एक खेत है, तो कमरा है तो उसमें हमारे पास वर्गाकार टाइलें लगानी हो हमारे पास लगी हुई है, तो उनकी संख्या कितनी होगी ये हमारे पास निकालने के लिए, या फिर एक हमारे पास यहाँ पर आयताकार खेत है उसमें क्यारी बनाई गई ऐसे करके, तो उनकी संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, ये क्यारी बनाई गई उनकी संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, तो उसको निकालने फॉर्मूला है, जो हमारे पास कमरा या फिर जो हमारे पास आयताकार खेत है उसके क्षेत्रफल में टाइल या फिर क्यारी का जो हमारे पास क्षेत्रफल है उससे भाग कर देंगे, तो उनकी संख्या आ जाएगी इस हमारे पास खेत या कमरे में कितनी टाइलें या फिर क्यारी बनाई जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्गाकार कमरा है, एक हमारे पास वर्गाकार कमरा है ये रहा, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास हमें पता है,
और हमें बताना है कि इस कमरे के अंदर अधिकतम माप की वर्गाकार टाइलें कितनी लगाई जा सकती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है जो कमरे की लंबाई और हमारे पास चौड़ाई दी होगी उनका हमें यहाँ पे निकाल लेना है एचसीएफ। और फिर उसके बाद जो एचसीएफ आएगा, मान लो एचसीएफ हमारे पास एक्स आया, उसके बाद हमारे पास कमरे का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई या फिर चौड़ाई गुना लंबाई, इससे भाग कर देंगे एक टाइल के। हमारे पास जो यहाँ पर आई एचसीएफ आएगा उसकी भुजा निकल कर आ जाएगी, तो उससे हम उसके स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी कमरे में लग फर्श पर बिछाई जाने वाली टाइल अधिकतम लंबाई की वर्गाकार टाइलों की संख्या यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है अब यहाँ पे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज हमारे पास है, ये इस प्रकार तिरछी लाइन यहाँ पर दी जाएगी चतुर्भुज में। और ये हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। इसमें आमने सामने भुजा बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर होगी। हमें यहाँ पे याद करना है इसका क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पे इस लंब हमारे पास भुजा पर लंब डाल देते हैं लंब, तो क्षेत्रफल हमारे पास होगा इसका, हमारे पास यहाँ पर जो है आधार गुना ऊंचाई, तो बी गुना एच। या फिर इस भुजा से यहाँ पर डालते हैं लंब इस भुजा पर, तो फिर आधार गुना ऊंचाई यहाँ पर भी आ जाएगा क्षेत्रफल। दोनों कंडीशन में क्षेत्रफल समान ही आएंगे। तो ये तीनों क्षेत्रफल आपस में हमारे पास जो है समान ही आएंगे। जिस भुजा पर लंब डाले जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगी हाइट, और उसके जो नीचे भुजा होगी वो जाएगा उसका आधार, तो आधार गुना ऊंचाई करके समांतर चतुर्भुज का हम यहाँ पर जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसका परिमाप याद कर लेना है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का परिमाप। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई हमारे पास आगे नेक्स्ट है सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज एक ऐसा हमारे पास होगा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। तो उसका परिमाप आएगा 4a। और जो उसका निकलेगा क्षेत्रफल, हमारे पास दोनों हाइट यहाँ पर लंब डाले जाएंगे तो दोनों हाइट यहाँ पर एच ही आएगी। तो एच गुना ए यानी कि ऊंचाई गुना हमारे पास भुजा, ये हो जाएगा इसका हमारे पास क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला एक और भी है। मान लो हमारे पास ये जो है इसकी विकर्ण है, ये होगा इसकी विकर्ण। हमारे पास इसके सम चतुर्भुज के दो विकर्ण होंगे d1 d2, इनकी गुना करके 2 से भाग कर देते हैं तब भी क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है, अगर जो हमारे पास यहाँ पर सम चतुर्भुज के यहाँ पर जो है एक कोण दिया गया हो थीटा, तो उसका हमें क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो एक फॉर्मूला ये भी है ए स्क्वायर गुना साइन थीटा। फिर आपको यहाँ पर जो है आपको नोट करके ये समीकरण याद कर लेने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर होगा दोनों विकर्णों का योगफल। एक बार और सुनेंगे, 4 गुना सम चतुर्भुज की भुजा का स्क्वायर बराबर होगा सम चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के योग वर्गों के योग के बराबर। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज हमारे पास होगा जो आप यहाँ पर आकृति देख पा रहे हैं, जिसमें दो समांतर भुजाएं आपस में दी जाएगी इस प्रकार से, और ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी। तो फिर हमारे पास जो है ये कहलाएगा एक समलम चतुर्भुज। तो इसका आपको याद करना है क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जो हमारे पास समांतर भुजा है इनका योग, और फिर इनके बीच की दूरी जो हमारे पास है h। तो याद कर लेंगे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, यानी कि 1/2 a प्लस बी गुना h। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है समपष्टभुज। तो समपष्टभुज हमारे पास इस प्रकार से आपको आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कहलाएगा हमारे पास समपष्टभुज, जिसमें हमारे पास इस प्रकार से 6 भुजाएं होंगी जिनकी लंबाई सबकी समान होगी। और ये हमारे पास भुजा होगी ये भी यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई इसकी समान ही होगी ए, और ये भी ए। तो ये हो जाएंगे हमारे पास एक, जब मैं यहाँ पर एक इसकी बात करूँ त्रिभुज की, ये हो जाएगा एक हमारे पास संभव त्रिभुज। और एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। इस प्रकार से इसमें 6 पृष्ठ है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा इसका समपष्ट भुज का क्षेत्रफल 6 गुना √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। परिमाप हो जाएगा इसका 6a। 6a कैसे, ए ये हमारे पास 6 बार है, तो ये हो जाएगा 6 गुना भुजा समपष्ट भुज का परिमाप। इसको ऐसे याद कर लेंगे। और इसके परिव्रत की जो त्रिज्या होगी, जो हमारे पास इसके बाहर व्रत बनेगा परिव्रत, उसकी हमारे पास त्रिज्या होगी ए।
और जो इसके अंदर वृत्त बनेगा अंत्यवृत्त, उसकी हमारे पास त्रिज्या होगी √3/2 गुना भुजा। ये सब आपको यहाँ पे याद कर लेना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो पूरी क्लास आपको देखनी है, कंप्लीट देखनी है, सब कुछ आपको यहाँ पर जो है सारे फॉर्मूले आपको इस क्लास में कराए जाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं 2D संबंधी क्वेश्चन, आगे 3D वाले क्वेश्चन, बेलन, शंकु सब आगे आने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वृत्त, वृत्त यानी कि सर्किल। तो सर्किल हमारे पास होगा इस प्रकार से, ये हमारे पास होता है एक ऐसे गोल आकृति, ये हमारे पास हो जाएगी एक सर्किल। तो सर्किल हमारे पास है, जो हमारे पास इसकी ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, रेड लाइन, ये होती है इसकी हमारे पास परिधि, ये होती है इसकी परिधि। तो परिधि हमारे पास होती है इसकी, हमारे पास वृत्त की परिधि 2πr, और r हमारे पास यहाँ पर होती है इसकी त्रिज्या। तो R4 होती है त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक त्रिज्या और आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये कहलाएगी इसका व्यास, जो हो जाएगा 2r। और इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल है, जो इसके अंदर जो हमारे पास जो कुछ भी आ सकता है, वो कहलाएगा इसका क्षेत्रफल। जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का मान याद कर लेंगे 22/7 और 3.14। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बना कोण थीटा है ये, और हमारे पास बना कोण थीटा है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है तब भी हम निकाल सकते हैं, तब निकलेगा हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा कोण है जो यहाँ तक ये त्रिज्या खंड है ये वाला, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, πr² थीटा/360। और हमारे पास जो त्रिज्या खंड है इसकी परिधि निकालनी हो तो 2πr थीटा/360, और फिर ये वाली लाइन जो हमारे पास त्रिज्या है 2r, r और r 2r प्लस कर देंगे, तब निकलेगी परिधि त्रिज्या खंड की। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है अर्धवृत्त, यानी कि सेमी सर्किल। अर्धवृत्त यानी कि वृत्त का आधा अर्धवृत्त कहलाएगा। व्यास होगा इसका r, r और r 2r, ये व्यास कहलाएगा इसका। त्रिज्या r, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास हमारे पास जो पूरा वृत्त है उसका जो हमारे पास क्षेत्रफल है πr², उसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। और परिधि हमारे पास हो जाएगी पूरे वृत्त की परिधि 2πr का आधा, और फिर ये वाली परिधि r और r प्लस के 2r, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा πr प्लस के 2r। पाई का मान 22/7, पाई का मान हमारे पास 22/7, और यहाँ पे r प्लस के 2r, और यहाँ पे लेंगे एलसीएम 7, यहाँ पे 22r, 7 दूनी 14r, और फिर प्लस करेंगे 22 और 14, हमारे पास 36r/2, सॉरी r/7। तो 36r/7 भी याद कर सकते हैं अर्धवृत्त की परिधि, ये भी आसान है याद करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट भाई हमारे पास है बहुभुज। तो बहुभुज हमारे पास एक ऐसी आकृति होगी जिसमें बहुत सारी भुजाएं होगी। मान लो एक ये हमारे पास एक आकृति ऐसे करके, तो हमारे पास ये एक आकृति है, ऐसे मान लो ये ऐसे करके एक आकृति है, ये हमारे पास एक यहाँ पे आकृति है। चलो इसे दिखाते हैं चित्र से बना के। तो हमारे पास मान लो एक आकृति ऐसे है, तो हमारे पास में बहुत सारी आकृति होगी, हमारे पास एक लाइन, दो लाइन, 3 4 5 6, तो इस प्रकार से बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। तो बहुभुज की हमें यहाँ पर जो है भुजा बतानी हो, तो मान लो हमारे पास बहुभुज की भुजाएं हमारे पास n है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं उसके सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा, n-2 180। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज है हमारे पास ये, जिसके यहाँ पर भी कोण, यहाँ पर भी कोण, यहाँ पर भी कोण 60-60 है, हमारे पास 60 और 60। तो इसमें भुजा कितनी है, 3, 1 2 3, 3 भुजा है, 3 का मान यहाँ रखेंगे, एक घटा देंगे, तो घटाने के बाद बचेगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 180 में करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर जो है त्रिभुज की जो आंतरिक कोण है इनका योगफल निकल कर आ जाएगा। और ये सभी प्रकार की बहुभुज के लिए अप्लाई हो पाएगा, वर्ग के लिए भी, आयत के लिए भी, और समषष्ठभुज के लिए भी, सभी के लिए अप्लाई यहाँ पर है ये फॉर्मूले। और सभी बाहरी कोणों का योगफल क्या होगा सभी बहुभुज के लिए, हमारे पास 360, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो हमारे पास आयत हो, चाहे वो हमारे पास जो है समबाहु त्रिभुज हो। उसके बाद प्रत्येक कोण का योगफल निकालना हो तो 360 में भाग कर देंगे n से, यदि हमारे पास प्रत्येक बाहरी कोण का योगफल निकालना हो। और यहाँ तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सीजीएल में, अभी लास्ट ईयर में ही, विकर्णों की संख्या हमारे पास निकालनी हो, मान लो हमारे पास एक वर्ग है ये रहा, तो वर्ग में हमारे पास विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2। तो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, इसका मान से निकाल सकते हैं कैसे, इसमें 4 भुजा है तो 4
गुना 4 में तो हमारे पास 3 घटा देंगे, बचेगा 1/2। 2 से भाग कर देंगे तो विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2। विकर्ण 2 ही होंगे देखो यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो है हम किसी भी बहुभुज के विकर्ण यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास वर्ग हो या फिर हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज हो या फिर हमारे पास आयत हो। बस हमें उनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई ये थे हमारे पास फॉर्मूले जो हमने अभी तक पढ़े। हमारे पास 2D से लेकर हम यहाँ पर पढ़ने वाले फॉर्मूले किसके? हमारे पास 3D के फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 3D में फॉर्मूले हमारे पास रहेंगे आपके बेलन, शंकु, खोखला गोला और यहाँ पर प्रिज्म, ये सब घन घनाभ। तो ये फॉर्मूले भी यहाँ पर देखेंगे और सभी कुछ आपको यहाँ पर नोट करते हुए समझते हुए चलना है। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं घनाभ। तो घनाभ हमारे पास एक ऐसी आकृति होगी जिसमें 12 भुजाएं होंगी। 12 क्या होगी? भुजाएं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 भुजाएं होंगी और 12 भुजाएं समान होगी, यानी कि सभी भुजाएं समान होगी। मान लिया मैंने भुजा हमारे पास ए है, ये हमारे पास है भुजा। तो 12 की 12 भुजा समान हो और तो फिर हमारे पास ये कहलाएगा हमारे पास हम यहाँ पर घन यानी क्यूब। तो 12 भुजाएं होंगी, सतहों की संख्या हमारे पास होगी 6। 6 सतह होगी, एक ये वाली 2 3 और फिर 4 5 और ये 6। 6 हमारे पास सरफेस होंगे इसमें, यानी कि एग्जाम्पल ले सकते हैं पासा यानी कि डाइस। तो डाइस यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, डाइस भी एक क्यूब ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है परिमाप। तो इसका परिमाप होगा, सारी भुजाएं जोड़ देंगे 12a आ जाएगा परिमाप। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारे पास इसकी चारों दीवारें हैं ये वाली, इनका हमारे पास निकालना क्षेत्रफल, तो उसको बोल देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² यहाँ पर निकालना हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें 4 दीवारें तो ये होंगी, ये फिर छत वाली और हमारे पास सतह वाली, इनको भी प्लस कर देंगे, इनका हमारे पास क्षेत्रफल प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 6a² हमारे पास यहाँ पर जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमारे पास ये इसकी एक सतह होगी, ये हमारे पास एक वर्ग का काम करेगी, वर्ग, और वर्ग का हमारे पास क्षेत्रफल a², इसलिए यहाँ पर 6a² आएगा हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर बात यहाँ पर है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर इसके विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई हमारे पास क्या होगी? जो हमारे पास यहाँ पर जो है इसके अंदर रखे जाने वाले अधिकतम छड़ की लंबाई, उसे बोल देंगे विकर्ण की लंबाई। और जो विकर्ण की लंबाई होगी इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसका हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा √a×√3 विकर्ण की लंबाई। और एक बात और ध्यान रखनी है, यदि मुझे यहाँ पे पूरे कमरे को पेंट करना हो तो हमारे पास कितना क्षेत्रफल यहाँ पर तय करना होगा? छत को छोड़ देंगे यानी कि एक सतह घटा देंगे, बची 5 सतह, तो 5a² हो जाएगा कमरे को पेंट करने में तय क्षेत्रफल। और इसका आयतन हमारे पास हो जाएगा भुजा की पावर 3, इसका आयतन, किसका आयतन? घन का आयतन। तो ये सब आपको फॉर्मूला याद कर लेने हैं, घन संबंधी फॉर्मूला आपके यहाँ पर जाएंगे क्यूब से। अब देखते हैं क्यूबॉइड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर घनाभ। तो घनाभ हमारे पास ऐसी आकृति होगी जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी। ये होगी इसकी ऊंचाई, ये हो जाएगी इसकी यहाँ पर चौड़ाई और ये हो जाएगी इसकी यहाँ पर लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी, ऐसा हमारे पास घन क्या कहलाएगा? घनाभ। तो इसमें 12 भुजा होगी, 6 हमारे पास सरफेस होंगे। परिमाप निकालना हो तो 4 × a + b + h कर लेंगे, यानी कि लंबाई और फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई प्लस कर लेंगे, ये 4 गुना कर देंगे तो परिमाप आ जाए। क्योंकि चौड़ाई हमारे पास 4 जगह होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। उसी प्रकार से ऊंचाई भी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 जगह होगी और लंबाई भी 4 जगह होगी इसमें। इस प्रकार से प्लस करके 4a कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा इसका परिमाप। फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास निकल कर आएगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और फिर ये वाला एरिया प्लस करने के बाद, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला एरिया आएगा बी एच और फिर ये भी बी एच आएगा और फिर ये वाला एरिया हमारे पास आएगा हमारे पास LH और ये हमारे पास एरिया आएगा ये वाला LH। तो 2LH और 2BH दोनों में कॉमन आएगा, 2H कॉमन आएगा, 2H और फिर यहाँ पे L+B। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चारों दीवारों को क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे घनाभ के ये हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि मुझे पूरे कमरे को पेंट करना हो तो इसमें LB यानी कि छत का एरिया और जोड़ देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, छत का एरिया और जोड़ देंगे, तो फिर हमारे पास जाएगा कमरे को पूरा पेंट करने में तय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यदि हम यहाँ पे क्रॉस सरफेस एरिया CSA में इसको प्लस कर देंगे LB को। उसके बाद यहाँ पर
हमें पूरे बॉक्स के यहाँ पर निकालना हो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुना लंबाई गुना और हमारे पास यहाँ पर चौड़ाई प्लस के चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। फिर इस घनाभ के अंदर रखे जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। और मुझे यहाँ पे इसका आयतन याद करना हो घनाभ का, तो ये हमारे पास याद कर लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। और आपको यहाँ पर बात ध्यान देंगे, यदि हमें यहाँ पे किसी पर यहाँ पे घनाभ के अलग अलग संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया जाए एल बी बी एच और एच एल, और उसका मुझे आयतन निकालना हो, तो तीनों की गुना करके अंडर रूट यहाँ पर निकाल लेंगे, तब यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई हमारे पास है बेलन। तो लंबवृत्तीय बेलन हमारे पास रहेगा राइट सर्कुलर हमारे पास सिलेंडर, ये हमारे पास एक बेलन है। बेलन की हमारे पास यहाँ पर कहलाती है क्या, त्रिज्या। ये हमारे पास कहलाएगी बेलन की त्रिज्या, ये आर है तो नीचे भी आर ही होगी। फिर हमारे पास यहाँ पर कहलाएगी ये बेलन की हाइट, और ये कहलाएंगे बेलन के हमारे पास यहाँ पर सिरे। तो बेलन के हमारे पास 2 सिरे होंगे, एक सिरे का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर ही होगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे त्रिज्या हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी इसकी आर बेलन की, व्यास हो जाएगा 2r, ऊंचाई हो जाएगी h, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल दोनों को प्लस कर देंगे पाई स्क्वायर, दोनों सिरों का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास ये सर पूरा सर हमारे पास एरिया है, ये वाला पूरा पूरा एरिया ये वाला, ये हमारे पास कहलाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद कर लेंगे, दो 2 पाई r h, यानी कि 2 पाई त्रिज्या गुना ऊंचाई। और आप ध्यान रखें बेलन एक हमारे पास होगा यहाँ पर मान सकते हैं सरिये के आकार का या फिर किसी छड़ के आकार का जो गोल हो। इस प्रकार से आपको याद करना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 2 पाई r h है, इसमें दोनों सिरों का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, तब निकल जाएगा पूरे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फिर यहाँ पे 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, h प्लस r बचेगा, इसको ऐसे याद कर लेंगे 2 पाई r h प्लस r बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आपके सामने है बेलन का आयतन, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा बेलन का हमारे पास आयतन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास आ गया है खोखला बेलन। तो ये अंदर से खोखला है, यहाँ से ये कहलाएंगे खोखला बेलन। तो खोखले बेलन के लिए हमारे पास जो आयतन होगा, जो हमारे पास एक बात ध्यान रखेंगे सबसे पहले, ये मान लो हमारे पास जो छोटे वाला हमारे पास अंदर जो हमारे पास भीतर वाला जो गोला हमारे पास बेलन बन पा रहा है, इसकी त्रिज्या होगी स्मॉल आर, और जो हमारे पास बड़ा वाला बेलन है, इसकी हमारे पास त्रिज्या होगी कैपिटल आर। तो छोटे वाले आयतन में से बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले बेलन का आयतन घटा देंगे, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा बेलन का हमारे पास खोखले बेलन का आयतन। और फॉर्मूला बताया गया था आपको बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो उसी फॉर्मूले से जो हमारे पास बाहर वाला जो एरिया है, जो हमारे पास बाहर वाला जो हमारे पास यहाँ पे बाहर की जो हमारे पास त्रिज्या है, तो बोल देंगे बाहरी त्रिज्या, और ये जो हमारे पास बाहरी त्रिज्या बोल देंगे बाहरी त्रिज्या को आर को, और छोटा जो आर है इसे बोल देंगे आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाली आंतरिक त्रिज्या। तो अंदर वाला तो भाई हमारे पास यहाँ पर जाएगी इसकी आंतरिक त्रिज्या। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, तो भाई हमारे पास यहाँ पर जाएगी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर। तो बड़े वाले हमारे पास बाहर वाले जो बाहरी त्रिज्या है, इसके आयतन से घटा देंगे बेलन के आंतरिक त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, तो यहाँ पर निकल कर आएगा खोखले बेलन का आयतन। उसी प्रकार से यहाँ पर याद करेंगे बड़े वाले जो बाहर वाली त्रिज्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आंतरिक पृष्ठ वाले जो हमारे पास बेलन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो ये निकल कर हमारे पास आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अब इसको यहाँ पे ऐसे भी याद कर लेंगे 2 पाई h कॉमन आ जाएगा, 2 पाई h हमारे पास आ जाएगा कॉमन, और फिर बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या प्लस करके ये हो जाएगा हमारे पास इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें भी हम यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो हमारे पास ये एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास निकलेगा आंतरिक त्रिज्या में से जो हमारे पास
तो ये बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या वाला जो हमारे पास एरिया है ये हम घटा देंगे। एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, इसलिए यहाँ 2 लिया गया है। घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा खोखले बेलन का आयतन, सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसको आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है शंकु। तो शंकु हमारे पास यहाँ पर रहेगा आपके सामने लंबवृत्तीय शंकु। तो लंबवृत्तीय शंकु की जो हमारे पास त्रिज्या होगी, ये होगी इसकी त्रिज्या, और ये हो जाएगी इसकी लंबवृत्तीय शंकु की हाइट, और ये हो जाएगी इसकी तिर्यक लंबाई सैलेंट हाइट एल। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, ये यहाँ पर ध्यान देंगे। तो फॉर्मूले हमारे पास है, त्रिज्या हो जाएगी आर, व्यास हो जाएगा 2r, ऊंचाई हो जाएगी h, एल को बोल देंगे तिर्यक लंबाई फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखेंगे √r² प्लस के h स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास पूरा एरिया होगा यहाँ पे सारा ये वाला इसका इधर का, ये कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसको हमारे पास यहाँ पर जो है याद कर लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। एल हमारे पास होगी तिर्यक लंबाई, फॉर्मूला याद रखेंगे यहाँ पे, तिर्यक लंबाई का फॉर्मूला ये आपको याद कर लेना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। यदि हम यहाँ पे इस यहाँ पर क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका जो ये आधार है, ये वाला हमारे पास क्षेत्रफल होगा πr², ये हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हमारे पास याद रखेंगे, हमारे पास यहाँ पर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच याद कर लेंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है छिनक। तो छिनक हमारे पास क्या होगा, यदि हम शंकु का जो ऊपर वाला भाग है ये हमारे पास इसको हटा देंगे, ये इसको हटा देंगे, तो फिर जो हमारे पास नीचे वाला जो भाग बचेगा ये बाल्टी के आकार का, ये हमारे पास कहलाएगा छिनक। तो छिनक हमारे पास यहाँ पर कहलाएगा, इसकी हमारे पास त्रिज्या ये वाली होगी कैपिटल आर बड़ी होगी, और ये होगी त्रिज्या की स्मॉल आर छोटा आर। यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी इसकी हाइट, और ये कहलाएगी इसकी एल, इसकी तिर्यक लंबाई। तो कुछ फॉर्मूले हैं इसके भी याद कर लेंगे। तिर्यक लंबाई एल होगी, एल का मान निकलेगा हाइट के स्क्वायर में से बड़ा आर छोटे आर में से घटा के स्क्वायर करके योग करके याद कर लेंगे। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, तिर्यक लंबाई एल का। सिरों का क्षेत्रफल हमारे को हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr², नीचे वाले का हो जाएगा पाई बड़े वाला r², दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका सिरों का क्षेत्रफल। और सिरों के क्षेत्रफल के बाद हमारे पास याद कर लेना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हो जाएगा इसका पाई एल आर प्लस एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिरों का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद छिनक का आयतन, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना पानी घाला जा सकता है, वो उसका होगा आयतन। आयतन याद कर लेंगे पाई r1 का स्क्वायर, इसको तुम लिख लो पाई r का स्क्वायर, और फिर पाई आर यहाँ पे स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी बड़े आर का स्क्वायर छोटे आर का स्क्वायर, बड़े आर गुना छोटा आर, और गुना एच बटे हमारे पास 3। ये हो जाएगा इसका हमारे पास यहाँ पर छिनक का आयतन, यानी कि पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर गुना स्मॉल आर गुना एच बटे 3, ये हो जाएगा इसका आयतन। अब कुछ और फॉर्मूले बचे हैं, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे बात ध्यान दें कि मान लो एक शंकु है, तो इसमें 2 पार्ट कर दिए वाले। ऊपर वाले पार्ट का आयतन v1 है, ऊपर वाले पार्ट की हमारे पास यहाँ पे हाइट हमारे पास यहाँ पे h है, और ये तिर्यक लंबाई l है, त्रिज्या इसकी r है। और ये पूरे वाला जो पूरा हमारे पास शंकु है, पूरा शंकु इसका आयतन v2 है, हाइट h2 है, पूरी यहाँ से यहाँ तक की तिर्यक लंबाई l2 है, त्रिज्या इसकी r2 है। तो आपको ये समीकरण याद रखनी है, इन्हीं के आयतन में अनुपात बराबर होगा, इन्हीं के आयतनों में अनुपात बराबर होगा इन्हीं की हाइट के अनुपात का क्यूब, या फिर इन्हीं की त्रिज्या के अनुपात का क्यूब, या फिर इनकी तिर्यक लंबाई का अनुपात का क्यूब के बराबर होगा इन हमारे पास जिस प्रकार के शंकु में शंकु के आयतनों में अनुपात। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास सामने है गोला। तो गोला हमारे पास यहाँ पर है, गोले की हमारे पास यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास कहलाएगी गोले की त्रिज्या, और ये पूरा कहलाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लो ये कहलाएगी इसके व्यास, ये कहलाएगी इसका व्यास, गोले का व्यास। तो याद करते हैं कुछ फॉर्मूले गोले के भी। सबसे पहले गोले त्रिज्या r होगी, गोले का व्यास 2r होगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का सेम ही होगा,
जो याद कर लेना है 2πr²। और फिर गोले का आयतन याद रखेंगे 4/3 πr³ 4/3 πr³। ये हो जाएगा गोल हमारे पास गोले का आयतन। अब देखते हैं आगे अर्धगोला। तो अर्धगोला क्या है, गोले का आधा भाग कर देंगे अर्धगोला हो जाएगा। व्यास इसका हमारे पास त्रिज्या इसकी r ही रहेगी, व्यास इसका 2r ही रहेगा। आधा कर देंगे हमारे पास यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2πr² वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है ये वाला πr², इसमें यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 2 और 1 3 ये हो जाएगा। प्लस करने के बाद इसमें प्लस कर देंगे πr², यहाँ से इसमें तो फिर हमारे पे निकल कर आएगा 3πr²। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर इसके बाद याद रखेंगे जो हमारे पास इसका आयतन होगा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। तो जो हमारे पास पिछला आयतन था गोले का, उस गोले का आयतन में यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे तो फिर हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास अर्धगोले का आयतन। 2 से भाग ऊपर करके 2 कट जाएगा तो 2/3 πr³ ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। ये बात आपको याद रख लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कुछ और फॉर्मूले बचे हैं, इनको और देख लेते हैं। जैसे कि खोखला गोला। तो खोखला गोला यानी कि हमारे पास ये अंदर एक खोखला है, ऐसे यहाँ से ये खोखला है तो उस खोखले गोले का आयतन हमारे पास फॉर्मूले कुछ संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अंदर गोला बना हुआ है इसकी हमारे पास त्रिज्या स्मॉल r मान लेंगे, और जो बाहर वाला जो गोला है ये इसकी त्रिज्या हमारे पास है कैपिटल R। तो कुछ फॉर्मूले हैं याद रखेंगे, जैसे कि इस हमारे पास खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R² स्मॉल r² हो जाएगा। और कैपिटल R को बोलेंगे हमारे पास यहाँ पर बाहरी त्रिज्या और स्मॉल r को बोलेंगे आंतरिक त्रिज्या। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का समान होगा, याद रखेंगे 4 पाई कैपिटल R² प्लस के स्मॉल r², यानी कि ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर ये अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल सारा दोनों को यहाँ पे जोड़ के ये आ जाएगा पाई 4 पाई r² प्लस के r²। ठीक है, नहीं तो ये कैपिटल R हमारे पास होगा हमारे पास यहाँ पर बाहरी त्रिज्या और ये होगी स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या। आगे नेक्स्ट हमारे पास है प्रिज्म। तो प्रिज्म यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिज्म की आकृति कुछ ऐसे होती है। ये प्रिज्म हो जाएगा यहाँ से एक सरफेस, एक हमारे पास सरफेस का ये वाला होगा, एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस नीचे वाला, एक सरफेस ऊपर आपके ये वाला, और फिर एक सरफेस ये वाला। तो हमारे पास जो प्रिज्म है इसमें टोटल हमारे पास 5 सरफेस होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारे पास निकलेगा, जो हमारे पास नीचे दिया है आधार, ये होगा इसका आधार, ये आधार है इसका। तो आधार ये हमारे पास इसका आधार गुना प्रिज्म की ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ये हो जाए इसकी ऊंचाई। तो आधार के परिमाप में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा हमारे पास यहाँ पर इसका हमारे पास यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिज्म का। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास निकल कर आएगा उसमें हमारे पास प्लस कर देंगे 2 गुना, और जो हमारे पास दे रखा है आधार इसका क्षेत्रफल का 2 गुना प्लस कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास निकल कर आ जाएगा प्रिज्म का। उसके बाद हमारे पास है आयतन। तो प्रिज्म का आयतन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आधार का क्षेत्रफल जो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा, उसके बाद यहाँ पर जो इसकी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रिज्म का हमारे पास यहाँ पर आयतन। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है पिरामिड। तो पिरामिड इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये होगी पिरामिड की आकृति। तो पिरामिड का आयतन होगा 1/3 आधार जो हमारे पास यहाँ पर दिया है इसका क्षेत्रफल और इसकी हाइट जो हमारे पास होगी लंबवत हाइट यहाँ से यहाँ तक प्रिज्म हमारे पास पिरामिड की, ये हो जाएगा फिर इसका आयतन। फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1/2 आधार का जो परिमाप है ये आधार का जो परिमाप है ये जो भी होगा उसमें लंबाई हमारे पास जो तिर्यक लंबाई जो हमारे पास ये होगी तिर्यक लंबाई सैलेंट हाइट ये वाली, इसकी हमारे पास गुना कर देंगे यहाँ पे तो फिर निकल कर आएगा कर्व हमारे पास क्रॉस सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्रॉस सरफेस एरिया जो निकल कर आएगा उसमें आधार का क्षेत्रफल जो आधार है ये इसका क्षेत्रफल प्लस कर देंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सब फॉर्मूले याद कर लेंगे। आगे हमारे पास है लास्ट फॉर्मूला है, बस कोई फॉर्मूला नहीं है, जो आपको मैंने 3D वाले फॉर्मूले में बताया ये उसी को एक बात यहाँ पर आपको नोट कर लेनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई मान लो हमारे पास कोई किसी वस्तु को पिघाल कर हमने नई वस्तु बनाई तो दो
तो फिर हमारे पास इस प्रकार से दोनों का आयतन समान होगा। मान लो हमारे पास हमने ये एक गोला है, एक गोला है, इस गोले को पिघाल कर हमने यहाँ पर जो है 4 छोटे-छोटे गोले बना लिए, 4 छोटे-छोटे गोले बना लिए। तो इस कंडीशन में बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का जो हमारे पास आयतन होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 4 गुना छोटे गोलों का आयतन। अगर जो बड़े गोले त्रिज्या r है और छोटे गोले त्रिज्या स्मॉल r है, तो इस प्रकार से बड़े गोले का आयतन छोटे गोले के चारों जो हमारे पास जो छोटे गोले हैं उनके योगफल के बराबर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि हम यहाँ पे किसी 3D वाले यहाँ पर जो फॉर्मूले बताए गए हैं, इन हमारे पास इनमें से किसी को पिघाल कर कुछ और नया बनाया जाता है, तो दोनों कंडीशन में उन दोनों के आयतन आपस में बराबर होंगे। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे आपके सामने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण आपके सूत्र 2D और 3D को लेकर। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। सभी फॉर्मूले आपको यहाँ पर कराए गए, सभी फॉर्मूले आपने यदि नोट नहीं किए हैं तो नोट करके इनको याद कर लेना है। एग्ज़ाम से पहले इनको पढ़कर जाना है, तो एग्ज़ाम में आप जो है इन फॉर्मूले से बनने वाले हर क्वेश्चन को कर पाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में इन फॉर्मूले से सीधे हमारे पास सिंपल ही पूछे जाते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद हो तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, नहीं किया है। चैनल पर पहली बार है तो आप आए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो है सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके शेयर भी कर देना है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।